हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13। दोस्तों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। ठीक है। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। इस चैप्टर के मार्क्स 3 नंबर का चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। मतलब हम यहाँ पर ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह हो। पहले देखो, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह जैसे NH2 है, ये नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। CN है, NC है, समझ गए, NO2 है, ये सभी नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह हैं। हम ऐसे यौगिक पढ़ने वाले हैं जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह हो। जैसे मैंने लिखा CH3NH2, तो ये कार्बनिक यौगिक है और ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऐसे कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एमीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एमीन से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर और सामने समझो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एमीन के बारे में। एमीन क्या होते हैं समझो ढंग से। देखो, एमीन अमोनिया व्युत्पन्न होते हैं। मेरी बात सुनी? मैंने क्या कहा? एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब अमोनिया से बनते हैं। जैसे ये अमोनिया है, NH3 है। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्किल या एरिल समूह जोड़ दें, ये R है, एल्किल समूह। एल्किल समूह जैसे मैथिल, एथिल, तो ये क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा ना। अमोनिया थी, उसमें से एक H हटा करके एल्किल समूह जोड़ दिया, तो ये बन गया प्राथमिक एमीन। फिर इसमें से एक H और हटा दें और एक एल्किल समूह और जोड़ दें, तो ये बन जाएगा RNHR। ये बन जाएगी द्वितीयक एमीन। इसमें से एक H और हटा दें और उसके स्थान पर एल्किल समूह जोड़ दें, तो ये बन जाएगा RNRR। ये बन जाएगी तृतीयक एमीन। ये तीनों एमीन हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। ऐसे याद रखें, प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है, द्वितीयक एमीन में NH समूह होता है और तृतीयक एमीन में खाली N होता है। सिंपल भाषा में कहूँ, ये अमोनिया से ही तो बने हैं तीनों एमीन। एमीन 3 तरह के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। ये अमोनिया से बने हैं। अमोनिया में से एक H हटा करके एल्किल समूह जोड़ दिया, प्राथमिक एमीन बन गया। फिर इसमें से एक H हटा करके एक एल्किल समूह और जोड़ दिया, द्वितीयक एमीन बन गया। फिर इसमें से एक H हटा करके एक एल्किल समूह और जोड़ दिया, तृतीयक एमीन बन गया। मतलब हम कह सकते हैं कि एमीन बने तो अमोनिया से ही हैं। तो एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न है। बात को एक एक को ढंग से समझना। एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न है। क्लियर? अच्छा, आगे कह सकता हूं, अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह से करने पर, एल्किल तो मैथिल एथिल हो गए, एरिल समूह मतलब बेंजीन वलय। तो अमोनिया में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करने पर क्या बनते हैं? एमीन बनते हैं। जैसे इसमें से मान लो मैं एक H हटा करके एल्किल समूह जोड़ दूं, प्राथमिक एमीन बन जाएगा।
दो H हटा करके दो एल्किल समूह जोड़ दूं, द्वितीयक एमीन बन जाएगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूहों द्वारा करने पर एमीन बनते हैं। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन, एक एक बात को समझते हुए चलना, परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह द्वारा करने पर एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एमीन। सिंपल सी बात कहूँ, अमोनिया में से हाइड्रोजन समूह हटा करके एल्किल या एरिल समूह जोड़ दें तो एमीन बनेंगे। एमीन आपको तीन तरह के दिख रहे हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इनके बारे में डायरेक्ट याद रखें। प्राथमिक एमीन डायरेक्ट याद रखें, इनमें NH2 समूह होता है। ऐसे याद रखें, कौन सा समूह होता है? NH2। जिस एमीन में NH2 समूह है वो प्राथमिक एमीन है, इनमें NH2 समूह होता है। ठीक है। द्वितीयक एमीन में NH समूह होगा। द्वितीयक एमीन लिख सकते हैं, इनमें NH इस तरह का दिख रहा है समूह होता है। और एक हो गई हमारे सामने तृतीयक एमीन। इनमें ये समूह दिख रहा है होता है। क्लियर? तो इसे आप फटाफट यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट करें। वीडियो को पॉज करें, यहां तक नोट करें। कर लिया? अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एमीनों के प्रकार। ये एक दूसरा वर्गीकरण है। अभी हमने एमीन देखे थे तीन प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। ये एक दूसरा वर्गीकरण है। ठीक है। नंबर एक, एलिफेटिक एमीन। एमीन तीन तरह के होते हैं। एक एमीन तीन तरह के होते हैं, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और एक एमीन तीन तरह के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एक एरिल एरोमेटिक, एरिल एलिफेटिक। दोबारा सुनो, एमीनों के प्रकार। एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं? वे एमीन जिनमें नाइट्रोजन समूह से केवल एल्किल समूह जुड़ रहे हों। ये एल्किल समूह है? मैंने ये बनाया, आप ढंग से देखो। इनमें नाइट्रोजन जो है उससे केवल एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। ऐसे एमीन जिनमें केवल एल्किल समूह हैं वे है एलिफेटिक एमीन। समझ रहे? तो हम कह सकते हैं इन एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु से
समझते हुए नाइट्रोजन परमाणु से केवल एल्किल समूह जुड़े होते हैं। एल्किल मतलब मैथिल एथिल वगैरह है ना, एल्किल समूह जुड़े होते हैं। जैसे ये बना देता हूं दोनों इसके नीचे, CH3NH2 ये बना दिया, एक ये बना दिया मैंने CH3 CH2NH CH3, एक ये बना दिया चलो CH3N CH3 और CH3। ये तीनों एमीन है। ये प्राथमिक एमीन है, इसमें NH2 समूह है। ये द्वितीयक एमीन है, इसमें NH समूह है। और ये तृतीयक एमीन है, इसमें N है। पर ये तीनों एलिफेटिक एमीन है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। तीनों में देख लो। क्लियर। नंबर 2 एरोमेटिक एमीन। इनमें नाइट्रोजन पर नाम से लग रहा है, इन एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु से एरिल समूह जुड़े होते हैं। इन एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु से केवल एरिल समूह जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बनाया ये एग्जाम्पल देख लो, ये बेंजीन निकला है, एरिल समूह है ना, मैंने ये बनाया। तो तुम समझ गए होंगे इनमें नाइट्रोजन परमाणु से केवल एरिल समूह जुड़े हैं। ये है तो प्राथमिक एमीन, इसमें NH2 समूह है और ये द्वितीयक एमीन है। पर ये दोनों हैं कैसी, एरोमेटिक एमीन। और नंबर 3 जिसका नाम है एरिल एलिफेटिक एमीन। नाम से लग गया होगा, इनमें नाइट्रोजन परमाणु से दोनों एल्किल और एरिल दोनों समूह जुड़े होते हैं। समझ गए। इन एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल व एरिल दोनों समूह जुड़े होते हैं। एल्किल व एरिल दोनों समूह जुड़े होते हैं। जैसे मैंने बनाया ये NH और CH3। पहले बताओ ये प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक या तृतीयक, तो आप कहोगे द्वितीयक एमीन NH समूह है। अब इसमें नाइट्रोजन परमाणु से एरिल समूह भी जुड़ रहा है, एल्किल समूह भी जुड़ रहा है। समझ गए होंगे ये एक एरिल एलिफेटिक एमीन है। मैंने ये बनाया है ना, ये नीचे बेंजीन। अब समझ गए यार, ये तो एक एग्जांपल, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन, इससे इधर भी CH3 और इधर भी CH3। इसमें नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल और एरिल दोनों समूह जुड़े हुए हैं। ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में से कौन सी एमीन है, तृतीयक एमीन है क्योंकि इसमें N समूह है। अब इसमें नाइट्रोजन परमाणु से एल्किल और एरिल दोनों समूह जुड़ रहे हैं, तो ये है एरिल एलिफेटिक एमीन। ठीक है, तो ऐसी सिंपल चीज है, समझ में आ जाएगी, थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो। नोट करें।
वीडियो को पॉज करें और फटाफट नोट करें। अब हम बात करते हैं एमिनो के नामकरण की। एमिनो का नामकरण ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य नामकरण की। एमिनो का जब सामान्य नाम लिखते हैं तो एमिनो में जितने भी एल्किल या एरिल समूह हैं, एक एक शब्द को सुनो। सबसे पहले मैं सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ। एमिनो का सामान्य नाम लिखते समय एमीन में जितने भी एल्किल या एरिल समूह हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिख लेते हैं, सही है, और अंत में अनुलग्न एमीन लिखते हैं। मेरी बात सुनो पहले, फिर समझ में आएगी। एमिनो का सामान्य नाम लिखते समय मैं समझाऊंगा, फिर देख लेना, है ना। सामान्य नाम लिखते समय, सामान्य नाम लिखते समय पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सभी एल्किल या एरिल समूह, दोनों में से कोई सा भी हो सकते हैं, उनमें एल्किल भी हो सकते हैं, एरिल भी हो सकते हैं, सभी एल्किल या एरिल समूह का नाम लिखते हैं ठीक है, तथा अंत में अनुलग्न क्या लिखते हैं, एमीन। तो पहले सभी एल्किल या एरिल समूहों के नाम लिखते हैं और अंत में अनुलग्न एमीन लिखते हैं। जैसे देखो, मैंने ये लिखा CH3NH2। तो एमिनो का सामान्य नाम लिखते समय उसमें जितने भी एल्किल या एरिल समूह हैं पहले उनके नाम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। इसमें तो एक ही है, तो इसका नाम लिख देंगे मैथिल, मैथिली तो है, और पीछे अनुलग्न क्या लगाओगे, एमीन। ये एक प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन है। बात को समझ लो, मेरी सभी बातें। मैंने लिखा CH3NH CH2CH3, ये एक द्वितीयक एमीन है, इसमें NH समूह है। एलिफेटिक एमीन है क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु से केवल एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। नाम लिखेंगे पहले, इसमें देखो दो एल्किल समूह हैं, एक मैथिल और एक एथिल। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर सभी एल्किल या एरिल समूह लिखने हैं हमें। एथिल की मीनिंग ई से और मैथिल की मीनिंग एम से। तो पहले ई आता है तो पहले हम लिखेंगे एथिल, फिर लिखेंगे हम मैथिल, और अंत में क्या लिखोगे, एमीन। पहले सभी एल्किल या एरिल समूह अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर और अंत में अनुलग्न एमीन। क्लियर। मैंने लिखा CH3NH, H हटाओ, इधर को लिखा CH2CH3। ये एक तृतीयक एमीन है, इसमें N है। तो सभी एल्किल या एरिल समूह, ये एथिल है और ये दोनों मैथिल है। पहले एथिल लिखोगे कि मैथिल, एथिल, तो इसका नाम आएगा, एक तो हो गया एथिल। अब ये दोनों लिखने हैं, दोनों मैथिल हैं तो एक संग लिखो, कैसे, डाईमेथिल। तो तीनों एल्किल समूह लिख दिए मैंने, और अंत में अनुलग्न क्या लग जाएगा, एमीन। क्लियर। अच्छा, मैंने ये लिखा, चलो ये बेंजीन रिंग, और यहाँ लिख दिया NH और CH3, समझ गए होंगे। तो एक तरफ फेनिल है और एक तरफ मैथिल है, दो एल्किल समूह है, इसमें द्वितीयक एमीन है। फेनिल और मैथिल, फेनिल की मीनिंग पी से चालू होती है, एफ से नहीं, PHE फेनिल,
और मैथिल की एम से, तो पहले आएगा एम मैथिल, अंग्रेजी वर्णमाला में मैथिल फेनिल एमीन, इस तरह से नाम आएगा। क्लियर? तो ये है सामान्य नामकरण, समझ में आ गया होगा, इसे नोट करें। वीडियो को पॉज करें, नोट करें। पॉज करके लिख लो। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण की। देखो इधर सामने, देखो सामने, अब हम आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं। देखो प्राथमिक एमीन में NH2 समूह है, द्वितीय एमीन में NH समूह होता है और तृतीय एमीन में N समूह होता है। तो एमीनों में 3 तरह के क्रियात्मक समूह हैं। प्राथमिक एमीन में क्रियात्मक समूह NH2, द्वितीय एमीन में क्रियात्मक समूह NH और तृतीय एमीन में N। तो हम कह सकते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई भी एमीन हो, या ऐसे कह सकता हूं आईयूपीएसी पद्धति में, बात को सुनो ढंग से, आईयूपीएसी पद्धति में तीनों क्रियात्मक समूह, 3 क्रियात्मक समूह होते हैं ना एमीनों में। किसी एमीन में NH2 क्रियात्मक समूह होता है प्राथमिक एमीन में, NH द्वितीय एमीन में और N तृतीय एमीन में। आईयूपीएसी पद्धति में तीनों क्रियात्मक समूह, कोष्टक में बना देता हूं इनको, है ना, NH2, NH, N के लिए अनुलग्न एमीन प्रयुक्त करते हैं। समझ जाओ, मतलब आईयूपीएसी पद्धति में तीनों क्रियात्मक समूह, चाहे वो NH2 हो, चाहे NH हो, चाहे N हो, इसके लिए अनुलग्न क्या काम में लेंगे हम, एमीन। अब देखो आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। मैंने ये लिखा CH3 CH2 NH2, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये एक प्राथमिक एमीन है। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया, ढंग से समझ लेना एमीनों का नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया। अब नंबरिंग करेंगे, ये क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग इधर से हो गई 1 और 2, क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हुए। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी, ये तो क्रियात्मक समूह है, प्रतिस्थापी है ही नहीं इसमें, तो फिर क्या लिखेंगे प्रतिस्थापी के बाद? आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर लिखते हैं एल्क। कार्बन की संख्या जो श्रृंखला में है उसके आधार पर 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ, फिर एल्क के बाद एनीन आइन लिखते हैं। कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह को अनुलग्न पर उससे पहले अंक भी एमीन। चाहे क्रियात्मक समूह NH2 हो, चाहे NH हो, चाहे N हो, तीनों का अनुलग्न एमीन प्रयुक्त करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम है एथेन वन एमीन, और सामान्य नाम होता एथिल एमीन। सामान्य नाम ऐसे लिखते हैं ना, पहले एल्किल समूह का नाम फिर एमीन। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने ये लिया CH3 NH, इसको ढंग से देखो CH2 CH3। आपको सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। इसमें एक कार्बन की श्रृंखला भी हो सकती है और 2 की भी हो सकती है, पर हमारा आईयूपीएसी का नियम कहता है बड़ी कार्बन की श्रृंखला का चयन करो। 2 कार्बन की श्रृंखलाएं संभव है, इसमें 1 कार्बन की भी और 2 कार्बन की, पर हमें 2 कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। कर लिया, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखते हैं। ये क्रियात्मक समूह है, पता ही होगा आपको, NH लिख रहा है, क्रियात्मक समूह है। ये प्रतिस्थापी है। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। ये CH3 यहाँ नहीं जुट रहा, अगर यहाँ जुट रहा होता ये CH3 जब तो हम कहते हैं वन मैथिल, भाई CH3 को कहेंगे प्रतिस्थापी मैथिल, पर इससे पहले अंक आता है। अगर ये CH3 1 नंबर पर जुट रहा होता तो वन मैथिल आता, पर ये CH3 N से जुट रहा है तो इनमें N को ही अंक मान लेते हैं।
इनमें अंक क्या मानेंगे, एन। CH3 प्रतिस्थापित पहले अंक आता है, अब प्रतिस्थापी एन से जुड़ रहा है, कार्बन से नहीं, तो एन मैथिल प्रतिस्थापी फ्री। फिर उसके बाद एल्क, 2 कार्बन हैं, एथ। फिर NE9 कार्बन श्रृंखला में एकल बंध है तो एन, और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न बन पर क्या जुड़ रहा है, एमीन। फिर देख लो, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने लिखा CH3 N CH3 और इधर लिख देते हैं CH2 CH3, तृतीयक एमीन है। सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन, एक कार्बन की श्रृंखला आएगी, नंबरिंग 1 और 2। ये कौन है, क्रियात्मक समूह, और ये दोनों कौन है, प्रतिस्थापी। पर ये प्रतिस्थापी एन से जुड़ रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे 1,1 डाइमेथिल। पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे, दोनों ही मैथिल है तो 1,1 डाइमेथिल। जितने प्रतिस्थापी उतने अंक, 1,1 आएगा कि NN आएगा, ढंग से सोच लो, NN आएगा, क्योंकि दोनों मैथिल एन से जुड़ रहे हैं। जितने प्रतिस्थापी उतने अंक। यहाँ अंक का काम कौन कर रहा है, एन, तो NN डाइमेथिल, 2 कार्बन के लिए एथ, एन, और 1 पर एमीन। 1 पर ही एमीन है ना, है? तो इस तरह से लिखा जाता है इनका UPSC नाम, ढंग से देख लेना, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एमिनो में समाव्यपता। एमिनो में हम पढ़ने वाले हैं समाव्यपता, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम श्रृंखला समाव्यपता की। ढंग से देख लो, सबसे पहले एमिनो में समाव्यपता पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी, श्रृंखला समाव्यपता। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो, मैंने एक ये लिखा आपके सामने, CH3 CH2 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 NH2, एक प्राथमिक एमीन है। और दूसरी मैंने ये लिखी है आपके सामने, CH3 CH CH3 CH2 NH2, 2 एमीन है, दोनों ही प्राथमिक एमीन है। दोनों का अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र कैसे, ये तो ये है संरचना सूत्र जो संरचना को प्रेजेंट करते हैं। अब इनके अणुसूत्र देखते हैं दोनों एमिनो के। दोनों में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4। हाइड्रोजन कितने हैं दोनों में, 3, इसमें भी कार्बन 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। हाइड्रोजन 11 हैं, इसमें गिन लो, 3 3 दूनी 6 7 2 9 और 2 11, और एक नाइट्रोजन है। दोनों के अणुसूत्र समान है। ये दोनों एमिनो के अणुसूत्र समान है। दोनों में कार्बन की श्रृंखला देखो, इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की है ना, 4 की आएगी ना। और इसमें अगर आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करोगे तो वो 3 की आएगी। इसमें तो कार्बन की श्रृंखला 4 की आएगी, इधर से नंबरिंग होगी। इसमें कार्बन की श्रृंखला 3 की आएगी। तो ये दोनों एमिनो का अणुसूत्र समान है। दोनों में कार्बन की श्रृंखला क्या है, भिन्न भिन्न है। इसमें 4 कार्बन की है, इसमें 3 कार्बन की है। तो ये दोनों श्रृंखला समावयव हैं। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। श्रृंखला समावयव क्या होती हैं, वे एमीन जिनका अणुसूत्र समान और जिनमें कार्बन की श्रृंखला क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कार्बन की श्रृंखला भिन्न हो,
मतलब एक में 4 कार्बन की, एक में 3 कार्बन की, भिन्न है ना। तो ये श्रृंखला समावयव कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? श्रृंखला समावयवता। समझ लो खूब ढंग से। हम कह सकते हैं बेअमीन जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो। जैसे ये दोनों एमीन अणुसूत्र समान है, ये अणुसूत्र है, परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, कोमा क्या कहलाते हैं? श्रृंखला समावयव कहलाते हैं। तथा यह गुण श्रृंखला समावयवता कहलाता है। नोट करें। क्लियर? नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है। नंबर 2 पढ़ेंगे हम स्थिति समावयवता। देखो इधर सामने स्थिति समावयवता नंबर 2। देखो इधर मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक एमीन तो तुम्हारे सामने ये लिखी CH3 CH2 CH2 NH2 और एक एमीन ये लिखी CH3 CH NH2 CH3। इन दोनों एमीनों का पहले चेक करो अणुसूत्र समान है क्या। दोनों में कार्बन 3-3 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9। इसमें भी 3 2 5 और 1 6 और 3 9 और एक N है। दोनों का अणुसूत्र समान है। दोनों में कार्बन की श्रृंखला, इसमें भी 3 कार्बन की आएगी और इसमें भी 3 कार्बन की आएगी। दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में कार्बन की श्रृंखला समान है और दोनों श्रृंखला समावयव तो है नहीं, पर दोनों में एमीन समूह की स्थिति भिन्न है। इसमें एमीन समूह पहले कार्बन पर है, इसमें नंबरिंग इधर से कर लो, इसमें एमीन समूह दूसरे कार्बन पर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं वे एमीन जिनका अणुसूत्र समान, जिनमें कार्बन की श्रृंखला समान, परंतु एमीन समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? स्थिति समावयव कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाएगा? स्थिति समावयवता। तो मैं लिख सकता हूं, ढंग से समझ लो, है ना। दोनों का अणुसूत्र समान, दोनों में कार्बन की श्रृंखला समान। हाँ, अगर दोनों में कार्बन की श्रृंखला भिन्न होती तो ये श्रृंखला समावयव होते। दोनों का अणुसूत्र समान, दोनों में कार्बन की श्रृंखला समान, परंतु एमीन समूह की स्थिति भिन्न है, ये कहलाएंगे स्थिति समावयव। हम कहेंगे बेअमीन जिनका अणुसूत्र समान, कौमा कार्बन की श्रृंखला समान, अणुसूत्र समान, कौमा कार्बन की
श्रृंखला समान परंतु एमीन समूह, ये एमीन समूह ये सब NH2 वगैरह है ना, एमीन समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो। श्रृंखला भिन्न भिन्न तो श्रृंखला समावयव, स्थिति भिन्न भिन्न एमीन समूह की तो स्थिति समावयव। भिन्न भिन्न हो कोमा स्थिति समावयव कहलाते हैं। ठीक है, तथा यह गुण स्थिति समावयवता कहलाता है। ठीक है, नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे, स्थिति समावयवता पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ेंगे कौन सी समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। देखो इधर मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, एक प्राथमिक एमीन है। एक लिखा मैंने CH3 NH CH3, ये एक द्वितीयक एमीन है। और एक लिखा मैंने CH3 N CH3 नीचे और यहाँ भी CH3। ये तीनों एमीनों का देखो तुम अणुसूत्र समान है क्या। तीनों में कार्बन गिनते हैं 1 2 3, चाहे इसमें गिन लो 1 2 और 3, इसमें गिन लो 3। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 2 7 और 2 9, 3 1 4 5 7 और 3 9, 3 1 4 और 2 6 और 3 9, 3 2 6 और 3 9। हाइड्रोजन 9 है और एक एन है। तो इन तीनों का अणुसूत्र समान है और पर तीनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। इसमें क्रियात्मक समूह है NH2, प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन में क्रियात्मक समूह होता है NH2। द्वितीयक एमीन है, इसमें NH है और इसमें N है। तो हम कह सकते हैं वे एमीन, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों क्रियात्मक समावयव हैं। मैंने आपसे पूछा वे एमीन जिनका अणुसूत्र समान परंतु जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हों, मतलब समान अणुसूत्र वाली प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो होती हैं वो क्रियात्मक समावयव होती हैं। तीनों का अणुसूत्र समान है, ये प्राथमिक एमीन है, इसमें NH2 समूह है, ये द्वितीयक है, तीनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं वे एमीन, बात को ढंग से समझना, जिनका अणुसूत्र समान परंतु वे एमीन जिनका अणुसूत्र समान परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, कौमा क्रियात्मक समावयव कहलाते हैं। वह यह गुण क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। नोट करें, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक इसे फटाफट नोट करें।
नोट करें वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो। नंबर 4, नंबर 4 पढ़ेंगे हम, ठीक है। लास्ट मध्याव्यवस्था, ये भी एक समाव्यवस्था है। अब पहले एक बात सुनो, प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है, द्वितीयक एमीन में NH समूह होता है और तृतीयक एमीन में N समूह होता है। क्लियर? NH2 समूह की संयोजकता होती है 1, क्योंकि इससे एक ही समूह जुड़ सकता है। द्वितीयक समूह की इसकी द्वितीयक एमीन में NH समूह होता है जिसकी संयोजकता होती है 2। समझ गए होंगे मेरी बात को। और तृतीयक एमीन में N समूह होता है जिसकी संयोजकता होती है 3। इससे 3 समूह जुड़। प्राथमिक एमीन में NH2 समूह से एक ही समूह जुड़ सकता है तो इसकी संयोजकता 1 होती है। द्वितीयक एमीन में NH समूह है, इससे 2 समूह जुड़ सकते हैं, इसकी संयोजकता 2। और तृतीयक एमीन में N समूह, इसकी संयोजकता 3। मेरी बात सुनो, मध्याव्यवस्था जो है यह समाव्यवस्था वे एमीन प्रदर्शित करती हैं जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह हों। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह उन्हें कहेंगे जिनकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक हो। तो सीधी सी बात है, मध्याव्यवस्था जो है यह समाव्यवस्था प्राथमिक एमीन प्रदर्शित नहीं करती हैं। यह समाव्यवस्था वे एमीन प्रदर्शित करती हैं जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह हो, मतलब द्वितीयक और तृतीयक एमीन। इनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह हैं। ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनकी संयोजकता 2 या 2 से अधिक हो। सही है? तो हम कह सकते हैं वे एमीन जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह, तो सीधी सी बात है प्राथमिक एमीन तो ये समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करेंगी। वे एमीन जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न हों। बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह भिन्न भिन्न हों। समझ में आएगा अभी? भिन्न भिन्न हों, कोमा मध्यावयव कहलाते हैं। तथा यह गुण क्या कहलाता है? मध्यावयवता कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये एक द्वितीयक एमीन है। आपको पता ही है इसमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है, तो ये मध्यावयवता प्रदर्शित कर सकती है। एक मैंने ये लिखी CH3 NH CH2 CH2 CH3। अब दोनों एमीनों का अणुसूत्र समान है, दोनों में कार्बन कितने हैं? 4। कोई सी में देख लो, 1 और 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5 और 1 6,
2 8 और 3 11, कोई से मिल लो, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 3 11, और एक n है। दोनों का अणुसूत्र समान है। दोनों में जो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है उससे जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न हैं। इसमें दोनों तरफ मैथिल है, इसमें एक तरफ मैथिल और एक तरफ एन प्रोपिल है। तो दोनों में बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह अलग अलग हैं। इसमें एथिल, इसमें मैथिल और एन प्रोपिल। तो ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मध्यावयव हैं। परिभाषा को ढंग से क्लियर कर लो। वे अमीन जिनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह अलग अलग हों, मध्यावयव कहलाते हैं। एक बात और लिख देता हूं, प्राथमिक एमीन यह समावयवता नहीं दर्शाते हैं। कारण समझ गए होंगे, क्योंकि उनमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह नहीं होता है। प्राथमिक एमीन यह समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बाद एमीन निर्माण की विधियां। एमीन बनाने की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% आएगी। एमीन निर्माण की विधियां सबसे पहली कौन सी पढ़ रहे हो? हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। इसमें आपको करना क्या है, पहले मैं बात सिंपल कह देता हूं, फिर समझाऊंगा। एमाइड की अभिक्रिया करानी है। एमाइड की अभिक्रिया, ठीक है, एमाइड, ढंग से सुन लो। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन Br2 व KOH क्षार है ना, के आधिक्य वाले जलीय विलयन से कराने पर दोबारा सुन लो। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व KOH के आधिक्य वाले जलीय विलयन से कराने पर एमाइड से एक कार्बन कम की एमीन बनती है। तो एमीन बनाने की विधि है।
तो हपमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, तो एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व KOH के आधिक्य वाले जलीय विलयन से कराने पर एमाइड से एक कार्बन कम की इसमें क्या बनती है, एमीन। इसको ऐसे समझ लूँ, एमाइड आप समझते होंगे जिनमें CONH2 समूह होता है, ये एमाइड है। सही है, एमाइड जिनमें CONH2 समूह होता है, एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। एमाइड की अभिक्रिया आपको ब्रोमीन से करानी है। ब्रोमीन को ऐसे लिख देता हूँ, समझाने में आसानी रहेगी। ब्रोमीन और KOH के आधिक्य वाले विलयन से, तो KOH आप लो 4, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। KOH के आधिक्य वाले विलयन से करा रहे हूं, ऐसे समझो जिससे आपको समझने में आते रहे। तो एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन व KOH के आधिक्य वाले विलयन से कराते हैं तो क्या बनता है, देखो इधर, ठीक है। तो 2 तो निकल जाएंगे KBr, है, और 2 निकल जाएंगे H2O। यहां 2 OH है, तो अब तक उत्पाद क्या बन गए, 2 तो KBr और 2 H2O, 2 H और 2 OH, 2 H2O। तो उत्पाद 2 तो KBr बन गए और 2 H2O बन गए। सही है, और क्या बनेगा, इधर से बचा CO, दिख रहा है आपको, ढंग से देख लो, आपको दिख जाए तो K2C और 3 O, K2CO3। अरे 2 OK बचे ना, 2 तो KBr गए, 2 H2O गए, तो 2 OK बचे और 1 CO, तो K2CO3 बन जाएगा, एक पोटेशियम कार्बोनेट। और संग में क्या बचेगा, अब इधर से क्या बचा, RNH2। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे याद करें, आसानी से याद होगी। तो ये प्राथमिक एमीन बनी, प्राथमिक एमीन बनी है, इससे एक कार्बन कम हो गया। देखो इसमें एमाइड में से CO हट गया ना, तो एमाइड से एक कार्बन कम की तो प्राथमिक एमीन बन रही है। जैसे एमाइड में मान लो 2 कार्बन होते, CH3CONH2, तो हमको बनती CH3NH2, एक कार्बन कम की एमीन बनती है। तो इस तरह से जैसे मैंने बनाया है, दोबारा देख लो। हमको एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और KOH से करानी है। KOH का आधिक्य वाला जलीय विलयन लेना है जिसमें KOH अधिकता में है। 2 तो H2O निकल गए, 2 KBr निकल गए, तो 2 KO बचे ना, ये CO से क्या साथ क्या बना लेंगे, K2CO3, और संग में बन जाएगा RNH2। ठीक है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसकी क्रियाविधि समझाऊंगा, पर जगह नहीं है। कैसे रिएक्शन हुई है इसकी क्रियाविधि हम ही देखेंगे, पर पहले यहां तक नोट कर लो इसे। फटाफट से नोट करो, फिर इसकी क्रियाविधि बताता हूं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में ये रिएक्शन क्रियाविधि सहित पूछी जा सकती है। लिख लिया। अब इसकी क्रियाविधि समझाता हूं, है ना। अरे ये मिट गया, पर इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। RCONH2 ये रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया मैंने ब्रोमीन से कराई, Br2 से, और KOH से कराई। KOH का जलीय विलयन लिया, ठीक है, 4 KOH, क्या बना था, RNH2 प्राथमिक एमीन। एक साथ में 2 KBr बने थे,
दो H2O बने थे और संग में बना था K2CO3। ये रिएक्शन थी, है ना, ये सॉल्ट में लिखती मैंने, है ना। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, हाफमान ब्रोमामाइड। ऐसे याद रख लो, ब्रोमामाइड तो एमाइड, ब्रोमामाइड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से करानी है इसमें, हाफमान ब्रोमामाइड। तो एमाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, ब्रोमीन से, और साथ में KOH के आधिक्य वाले जलीय विलयन से। मैकेनिज्म देखो, क्रियाविधि देखो, 4 पदों में होती है। स्टेप फर्स्ट, पहले पद में क्या होता है, ये ब्रोमीन से 2 KOH क्रिया करते हैं 4 में से, मतलब ब्रोमीन जो है Br2 से, इससे 2 KOH क्रिया करते हैं। KOH कितने, 2, ऐसे लिख लेता हूँ। ये स्टेप फर्स्ट है। इसमें से H2 निकल जाएगा, एक KBr बनेगा और एक KOBr बनेगा। एक तो KOBr और एक KBr, एक बनेगा KOBr, एक KBr और संग में H2। ये स्टेप फर्स्ट है। यहां से ये एक्शन याद करें, ब्रोमीन की अभिक्रिया 2 KOH से हुई, H2 निकल गया, एक KBr और एक KOBr बनेगा। स्टेप सेकंड में ढंग से देख लो, रिएक्शन की क्रियाविधि देख लो। स्टेप सेकंड में KOBr जो बना है, ये इससे क्रिया करेगा RCONH2 से। RCONH2 को ऐसे लिख देता हूं, एमाइड। इससे KOBr क्रिया करेगा, KOBr को ऐसे लिख देता हूं, KOBr। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O है। तो बनेगा क्या, RCOON, ये बनेगा। इधर से ये बचा, एक H2O निकल गया और एक KBr निकल जाएगा। इधर से KBr, इधर से H2O और ये बचेगा RCOON। ये बचा ना। थर्ड स्टेप में आ जाओ। जो RCOON है, इसमें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंद बना रहा है, तो 4 खाली इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। इसमें पुनर्विन्यास होगा। ये जो बना है, ये अपने आप को पुनर्विन्यास मतलब रीअरेंज करेगा। कैसे करेगा, देखो इसमें अनुनाद है, डबल सिंगल लोन पेयर। तो रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इस कार्बन पर कितने बंद बनेंगे, 5। 5 नहीं बन सकते। देखो 4 बंद तो पहले से बन रहे हैं, 5 नहीं बन सकते। तो इससे ये निकल जाएगा और ये इस नाइट्रोजन पर जाकर के जुड़ जाएगा। बड़ी खतरनाक बात है, ढंग से समझोगे, कोशिश करोगे तो आपके समझ में बैठ सकती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 5 बंद बनेंगे, 5 नहीं बन सकते। तो इसमें से ये निकल जाएगा R- और ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। अब क्या बनेगा, ढंग से देखो, R किससे जुड़ जाएगा, जाकर के नाइट्रोजन से। उल्टा पढ़ो, नाइट्रोजन से जुड़ गया ये जाकर के। यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, R नाइट्रोजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड, ये बना। इसको बोलेंगे एल्किल। ये एल्किल है और NCO होता है आइसोसाइनेट। तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। यहां तक बन गया, इस अभिक्रिया मध्यवर्ती बन गया एक तरह से। अब स्टेप 4 में आ जाओ। रिएक्शन बड़ी खतरनाक है। 2 KOH क्रिया कर चुके हैं, 2 KOH और बच रहे हैं। ये इससे क्रिया करेंगे एल्किल आइसोसाइनेट से। इससे 2 KOH क्रिया करेंगे, HOK और HOK। यहां से बंद को तोड़ देता हूं, तो इधर से बन जाएगा RNH2। ये प्राथमिक एमीन बन गई और संग में बन जाएगा K2CO3। देखो सारे उत्पाद बन चुके हैं। तो इस तरह से बनेगी प्राथमिक एमीन। अब देख लो रिएक्शन में कंप्लीट, 2 तो H2 बन चुके हैं, 2 KBr, 1 और 2, एक K2CO3 और उत्पाद RNH2 बन चुका है। इस तरह से ये रिएक्शन संभव हुई है। एक बार फिर देख लेते हैं किस तरह से हुई है। सबसे पहले हमें ब्रोमीन की अभिक्रिया 2 KOH से करानी है। इसकी क्रियाविधि पेपर में पूछी जा सकती है।
ठीक है, तो इसमें से दो H2, एक H2 निकल गया, एक KBr और एक KOBr बन गया। KOBr इससे क्रिया करेगा सेकंड स्टेप में, इसमें से H2 निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, RCON बचेगा ये। अब ये RCON है, इसमें रीअरेंज होगा, इसमें नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये R यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CO, RN डबल बॉन्ड CO, फिर ये बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। इससे फिर 2 KOH क्रिया करेंगे, 2 बच रहे हैं अपने पास, तो K2CO3 बन जाएगा और संग में RNH2 बन जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न होगी। नोट करें इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करें, क्रियाविधि सहित नोट कर लें। यहां तक तो आपके पास लिख रहा है, नीचे क्रियाविधि लिख लो केवल। तो ये अभिक्रिया इस तरह से 4 पदों में संपन्न हुई है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी पैमस अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। अब इसके बाद पढ़ते हैं नंबर 2, एमीन निर्माण की विधियां पढ़ रहे हो। नंबर 2 पढ़ोगे कर्टियस अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमीन निर्माण की विधि है। पहले सुन लो इसमें क्या करना है, अम्ल हैलाइड लेना है, अम्ल हैलाइड। पहले एक बात देख लो, मैं फिर समझाऊंगा। अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर, अम्ल हैलाइड लेना है और उसकी अभिक्रिया उच्च ताप पर सोडियम एजाइड किससे करानी है, सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड होता है NaN3, ये सोडियम एजाइड है। तो अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर सोडियम एजाइड से कराने पर वही बनेगा जो कर्टियस अभिक्रिया में, जो हाफमान ब्रोमेमाइड में बना था, क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनेट। बनता है जो क्षार NaOH, आपके इसमें KOH नहीं है, इसमें कौन सा है, NaOH से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद प्राथमिक एमीन बनाता है। उत्पाद अम्ल हैलाइड से, डायरेक्ट लिखता हूं, उत्पाद प्राथमिक एमीन बनाता है, ये कर्टियस है। अब रिएक्शन देखो, एक इसमें क्या किया है हमने, अम्ल हैलाइड लिया है और अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया उच्च ताप पर सोडियम एजाइड से कराई है, जिससे हमको एल्किल आइसोसाइनेट मिला है, और जो क्षार NaOH से अभिक्रिया द्वारा उत्पाद प्राथमिक एमीन बनाता है। देखो इधर कैसे रिएक्शन देखो, ये अम्ल हैलाइड है, अम्ल हैलाइडों में COX समूह होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम एजाइड से कराई NaN3 से उच्च ताप पर, तो इसमें से एक तो NaX निकल जाएगा, जैसे NaCl है ना, एक इसमें से N2 गैस निकल जाएगी उच्च ताप पर, तो क्या बचेगा, वही RCON बचेगा। ध्यान से देखो भाई, एक N ही तो बचा, NaX निकल गया, N2 गैस निकल गई, ये
हाफमान ब्रोमाइड में तो बना था, इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर, वही रीअरेंजमेंट होगा इसमें, पुनर्विन्यास। बिल्कुल डिटो मैच कर गई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना। कार्बन पे कितने बंद बनेंगे? 5, 5 नहीं बन सकते। ये एल्किल समूह जुड़ करके यहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा? उल्टा पढ़ो, R, फिर N, फिर डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये एल्किल आइसोसाइनेट बन गया। सही है। इससे कौन क्रिया करेंगे? NaOH, वही NaOH ऐसे लिख देता हूं। उसी तरह से NaOH, HONa, 2 NaOH, HONa, वहां KOH था, यहाँ NaOH है, तो इधर से बन जाएगा RnH2 प्राथमिक एमीन, और संग में बनेगा वहां K2CO3, यहाँ Na2CO3। बिल्कुल मैच कर गई है। तो इससे तरह से प्राथमिक एमीन बनेगी। ये सरल है कर्टियस, फिर भी है ना। इस तरह से नोट कर लो जैसे मैंने लिखी है इसको, आपको कंप्लीट। नोट कर ली। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर 3 सिमिट अभिक्रिया। ये आपने पहले पढ़ी है पिछले चैप्टर 12 में, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली अभिक्रिया है। सिमिट बढ़िया बढ़िया अभिक्रिया आ रही हैं। इसमें करना क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ध्यान आ गया होगा। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराई। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H है। इसमें से N2 गैस निकल जाएगी, यहां से CO2 निकल जाएगी। R CO2 निकल गई, यहां से N2 निकल गई, तो NH बचा और एक H ये, तो RnH2 बन जाएगा ना, प्लस CO2। ढंग से देख लो, R N2 निकल गई, NH बचाना और एक H ये NH2, RnH2, CO2 प्लस N2, ये एमीन बन गई। सिंपल सी रिएक्शन है, पहले पढ़ी है। तो लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक, ये पहले पढ़ चुके हो आप, रिएक्शन रिपीट हो रही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल ये कौन होता है? N3H से कराने पर उत्पाद एमीन बनती है। और पढ़ लो एक आध। नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइड द्वारा। ये भी पढ़ चुके हो। एमीन बनाने की विधि है, ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड वाले में, जैसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये पढ़ाई थी, अमोनिया से कराई आपने, याद आ जाएगी आपको। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई, HX निकल गया,
क्या बनेगा, RnH2। RnH2 बन गया, क्या निकल गया, -HX। RnH2 प्राथमिक एमीन है। फिर ये दोबारा एल्केलाइड से अभिक्रिया करेगा, ध्यान आ गया होगा आपको। फिर इसमें से HX निकल जाएगा और द्वितीयक एमीन बन जाएगी। HX निकालते जाओ, द्वितीयक एमीन बन जाएगी RnHR। ये द्वितीयक एमीन ही ना, RnHR द्वितीयक एमीन बन जाएगी। ये फिर HX से क्रिया करेगा उस एल्केलाइड से, RX से, इसमें से फिर HX निकल जाएगा -HX और क्या बन जाएगी, तृतीयक एमीन RnRR। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये दोबारा से क्रिया करेगा एल्केलाइड से और चतुष्क लवण बनेगा। इससे R+ आएगा, वो नाइट्रोजन से जुड़ करके, ये पहले बताया है X है ये, और लास्ट में बन जाएगा ये RnRR पूरे पे प्लस और X पर माइनस। अरे इससे R+ जुड़ जाएगा ना, ये बनी तृतीयक एमीन और ये लास्ट में बनेगा चतुष्क लवण। ध्यान करो, ये पढ़ाई है, याद आए तो ठीक है। तो एल्केलाइड की जब क्रिया जब हम अमोनिया से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और चतुष्क लवण का मिश्रण बनता है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क लवण का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। नोट करें फटाफट। हाँ तो दोस्तों नोट कर लिया। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमको मात्र 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो एमीन वाला जो चल रहा है, उसके बाद एक नाइट्रो यौगिक और एक यूरिया, 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इस चैप्टर में से 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, एक एल्किल साइनाइड और एक एल्किल आइसोसाइनाइड, ये टॉपिक हटा दिए हैं और साथ में डाईएजोनियम लवण हटा दिया है। तो हमको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में, एक तो एमीन, एक नाइट्रो यौगिक, एक यूरिया। इसको हम 3-4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 3-4 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे और 3-4 दिन में एक लास्ट में एक चैप्टर है त्रिविम रसायन, उसको कंप्लीट कर देंगे। एक रह जाएगा कौन सा, पी ब्लॉक, जिसको पढ़ते रहेंगे आराम से, है ना। तो 3-3, 4-4 दिन में इनको खत्म कर लेंगे आराम से, फिर पी ब्लॉक पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा पढ़ाऊंगा, आपको हजम नहीं होगा। घर पर इसको तसल्ली से पढ़ें, नोट्स बनाएं, जैसे आपको लिखा गया है कंप्लीट नोट करें, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।